हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इससे पहले मैं काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि रेक्टेंगुलर या फिर इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ये होता क्या है, कैसे इसका मीन और वेरिएंस निकालते हैं, इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। तो सुन, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है। तो सुन, शुरू करता है। बात करेंगे सबसे पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे यूनिफॉर्म से सीधा पता चलता है कि एक जैसा है ना, मतलब कांस्टेंट। ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू पर्टिकुलर इंटरवल में कांस्टेंट है तो वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और इसका जो डायग्राम होता है वो रेक्टेंगुलर जैसा दिखता है। अभी बताऊंगा कैसे हम यहां पे इसको समझेंगे। इसमें जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखा है वो कहीं ना कहीं पीडीएफ होना चाहिए, जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं। यहां पे इसमें हम बात करें तो एफ एक्स जो होता है वो हमारे पास यहां पे हम लेते हैं कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल में, है ना। और यहां पे जीरो, अदरवाइज अगर हम जानते हैं कि ये एफ एक्स पीडीएफ है तो हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए पीडीएफ की। पहला तो ये है कि भाई एफ एक्स जो है वो जीरो और जीरो से बड़ा होना चाहिए। दूसरा माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए। चूंकि हमारे पास यहाँ पे जो एफ एक्स ये पीडीएफ है तो हम के की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, बट हमारे पास ए टू बी इंटरवल में एफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास के है इज इक्वल टू 1। तो सुन के बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स, यार ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी बी माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए होगा। इसको मैं अगर रीडिफाइन करूं तो हमारे पास जो फंक्शन आता है वो हमारे पास हो जाता है 1 अपॉन बी माइनस ए, जहां पर इसकी जो वैल्यू होती है वो ए और बी के बीच में होती है, जीरो अदरवाइज। इसमें ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर ये एक्स एक्सिस ले ले, ये हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स ले लूं तो हम जानते हैं कि सुन यहाँ पे ए और बी, मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट है तो दोनों पॉइंट में इसकी जो वैल्यू होती है, मान लीजिए ये हमारे पास 1 अपॉन बी माइनस ए अगर इसकी वैल्यू है तो बेटा यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये होती है ना। तो सुन, ये इस प्रकार से होता है ना। तो आप देख रहे हो सुन, यहाँ पे ए और बी के बीच में इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 1 अपॉन बी माइनस आ रही है, मतलब इस पर्टिकुलर इंटरवल में इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो कांस्टेंट आ रही है, इसलिए इसको हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और इसका जो शेप एक तरह से रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, इसलिए इसको हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ऐसा रेक्टेंगुलर होता नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट, बस हम दिखाते हैं यहाँ पे भाई ए पॉइंट पर इसकी वैल्यू ये है, बी पॉइंट पे भी है और ये पैरेलल है यहाँ पे, राइट। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं। अब इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ रेक्टेंगुलर या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एमजीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द एमजीएफ ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे हम यहाँ पे इसका मीन एंड वेरिएंस निकालेंगे। अगर आपके मन में एक सवाल और उठे यहाँ पे कि सर यार यहाँ से हमारे पास ये ए और बी के बीच में दे रखा है, अगर ये ए और बी के बीच में ना देखे, सर अगर बाई चांस ऐसा दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो एफ एक्स है वो ऐसा ना दे के हमारे पास कभी ऐसा बोल दे कि भैया माइनस ए से ए के बीच में एंड जीरो अदरवाइज, तब हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला होता है, जहां पर भी बी है वहां पे ए रख दीजिए और ए की जगह माइनस। बेटा अल्टीमेटली आपको उसको शिफ्ट कर देना है यार भैया, ए की जगह माइनस है और बी की जगह ए रख दो, अपने आप इसका फार्मूला बन जाएगा। तो 1 अपॉन बेटा बी की जगह हमारे पास ए आएगा, ये माइनस ए रखेंगे तो बेटा ये प्लस आएगा, है ना, बिटवीन माइनस ए से ए एंड जीरो अदरवाइज। तो बेटा ये 1/2a हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पीडीएफ हो जाएगा अगर इंटरवल माइनस ए से ए के बीच में। तो सुन, इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको समझते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे सुन इसका मीन एंड वेरिएंस के ऊपर, है ना, कि मीन एंड वेरिएंस इस डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डिराइव करके बताता हूँ, है ना। फाइंड, है ना, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हम जानते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ होता है वो होता है 1 अपॉन बी माइनस ए,
जहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास ए और बी के बीच में होती है। हम जानते हैं अगर आपको किसी का भी मीन निकालना, तो मीन जो होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, इसको मीन से भी हम जानते हैं, इसको हम एक्स बार भी लिखते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इसके बराबर होती है एक्स एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, है ना। नॉर्मली एफ एक्स डी एक्स होता है, पर ई एक्स है तो एक्स एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। चूंकि हमारे पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। अब हम जानते हैं सुन ए और बी के बीच में इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 बी माइनस ए है, और बेटा ये एक्स डी एक्स हो जाएगा। 1 बी माइनस ए को बाहर निकालिए, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, बी ए से बी लिमिट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बी माइनस है, इसमें 1/2 बाहर निकाल दीजिए और इसकी वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू आएगी बी माइनस ए बी प्लस ए, और नीचे ये 2 आ रहा। बेटा ये टर्म से ये टर्म कैंसल, तो हमारे पास इसका जो मीन होता है वो हमारे पास इसकी बराबर होता है। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस इज द मीन ऑफ दिस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका वेरिएंस कैसे निकालते हैं ना, तो सुन जो वेरिएंस ऑफ एक्स होता है हम जानते हैं, सुन वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है इसका फार्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। बेटा हमने ई एक्स तो निकाल लिया, दिस इज नॉन एज अ मीन, है ना बेटा, यही तो हमारे पास मीन होता है ना। अब हम वेरिएंस निकालेंगे। बेटा वेरिएंस निकालने के लिए आपको यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए भैया, ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। बेटा हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू ए से बी के बीच में हमें गिवन है 1 बी माइनस, गिवन क्या हम जानते हैं इसकी वैल्यू यही होती है, राइट। बेटा 1 बी माइनस से बाहर निकाल दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 ए से बी। नाउ हम यहाँ पे 1/3 बाहर निकाल दीजिए, बी माइनस ए, तो बेटा ये आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पे तो बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू होती है बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फार्मूला होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई एक्स स्क्वायर। नाउ ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं, तो बेटा ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो यार ये आएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ई एक्स स्क्वायर। बेटा ये ई एक्स है, इसका होल स्क्वायर था ना, तो बेटा ये आएगा हमारे पास ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो सुनिए आएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3 माइनस, बेटा नीचे ये 4 आ जाएगा, ऊपर आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसमें मैं थोड़ा सा आगे यहाँ पे ये ब्लॉक है इसको मैं अलग रख देता हूँ, इसको आगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करो ना। इसमें नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे 12 का एलसीएम ले लेते हैं, है ना, 12 का एलसीएम लेंगे तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा ये आएगा 4b स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4a स्क्वायर, और बेटा ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3a स्क्वायर माइनस का 6ab माइनस का 3b स्क्वायर होगा, है ना। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। नाउ वेरिएंस ऑफ x की जो वैल्यू आएगी बेटा हमारे पास क्या आएगा, 4a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर गया तो a स्क्वायर, बेटा यहाँ पे 4ab में से 6ab गया तो माइनस का 2ab, एंड ये हमारे पास b स्क्वायर होगा अपॉन 12। बेटा इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 12। बेटा दिस इज द वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे वेरिएंस को निकालते हैं, राइट। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें यहाँ पे वेरिएंस है, अगर ये हमारे पास वेरिएंस आता है, इसमें इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा ना। तो कभी स्टैंडर्ड डिवीजन भी आ जाए तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। एक हमारे पास आता है सुन इसका एमजीएफ के बारे में कि फाइंड द एमजीएफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बट एमजीएफ को हम कैसे डिनोट करते हैं, दैट इज नॉन एज ए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो एमएक्सटी की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर एक्स टी। बेटा हम जानते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर एक्स टी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, पर हम जानते हैं ए टू बी में इस फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। बेटा 1 अपॉन बी माइनस से बाहर निकालूंगा और ई की पावर एक्स टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा ये नीचे टी आ जाएगा, लिमिट ए से बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहेगा बी माइनस ए इंटू टी, बेटा अपर लिमिट
ई की पावर बी टी माइनस ई की पावर ए टी आ जाएगा. सो दिस इज द MGF ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस प्रकार से हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं. सो नेक्स्ट बात करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन के लिए. आपसे बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन इज 1 एंड वेरियंस 4/3. तो आपसे बोला जा रहा कि पी एक्स इज लेस देन 0 की वैल्यू क्या होगी. सो हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्म, वो हमारे पास इस प्रकार से होता है, अगर आपको बता दूं मैं, और 0 अदरवाइज. बट आपको पता है इसके मीन की वैल्यू अभी मैंने निकाल के बताई थी बेटा a प्लस बी बाई 2, और ये हमें दे रखी है बेटा 1, एंड इसका जो वेरिएंस ऑफ x होता है वो हमारे पास था a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 12. बेटा ये हमारे पास 4/3 दे रखा है. अगर हमें a और b की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया तो भैया हम आराम से इसकी प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं. यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. अगर आप देखें सुन, तो यहाँ पे ये आएगा 12 से 4 आ जाएगा, है ना. तो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, 12 को उधर ले लो तो बेटा 16 हो जाएगा. तो a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 होगा. मैं +4 ले लेता हूँ, है ना. ठीक है, -4 भी ले सकते हो, अल्टीमेटली आंसर सेम ही आएगा, है ना. इसी टाइप से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. तो बेटा यहाँ से हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, a प्लस बी हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा. बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल, ये आएगा हमारे पास 2a इज इक्वल टू 6. तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी. बेटा ये a की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो यार b की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी, है ना. तो बेटा ये हमारे पास a और b का वैल्यू. आपके मन में सवाल उठता है कि सर मैं -4 लूंगा तो क्या होगा, तो टेंशन मत लो. उस वाले केस में a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 3 आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना. इसमें जब हमारे पास यहाँ पे बात करी जाएगी तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन बेटा b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 3 है. तो बेटा ये आएगा -1 माइनस का 3. और यहाँ पे अगर इंटरवल की बात करें तो यार ये आएगा, वैसे देखा जाए तो सुन यहाँ पे b बड़ा होना चाहिए a से, है ना. तो आप इंटरचेंज कर दीजिए, है ना. ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि नहीं सर आप a3 और b-1 ऐसा मत करो. बेटा उसको इंटरचेंज कर दी, क्योंकि जैसे आप लिमिट को चेंज करोगे तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा. जब लिमिट को हम उल्टा करते हैं तो आगे माइनस आ जाता है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -1 आई, उससे हमारे पास फंक्शन थोड़ा नेगेटिव आ रहा है, और मतलब a छोटा आ रहा b से, जबकि यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू बड़ी आ रही b से. तो एक्चुअली हमारे पास a b से छोटा होना चाहिए. तो आप उस वाले केस में -4 लेंगे ना, a माइनस बी इज इक्वल टू -4 लेंगे. तो उस वाले केस में, और a प्लस बी इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो उस वाले केस में a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना. तो कुछ नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस a को छोटा ले लो, b को बड़ा ले लो, है ना. तो ये हमारे पास a -1 हो जाएगा, b 3 हो जाएगा. तो मुझे लगता है इसको रिडिफाइन कर लीजिए, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ऐसा भी लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, है ना. ठीक है, बस थोड़ा सा आपको माइनस लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन करते वक्त, है ना. बट बेटर है कि a b से छोटा होना चाहिए, तो कायदे से आप इस प्रकार का फंक्शन लेंगे तो देन इट विल बी गुड. इसमें यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू ये लेंगे हम, ये नहीं लेंगे, है ना. तो a की वैल्यू हमारे पास -1, b की वैल्यू 3, तो 3 -1, और बेटा ये आ जाएगा -1 से 3 के बीच में, एंड 0 अदरवाइज, है ना. ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो 1/4 हो रहा है ना. तो बेटा मैं इसको सीधा 1/4 ही लिख देता हूँ, है ना. अब आपसे क्या पूछ रहा है भैया, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 0. बेटा इसका मतलब होता है कि हमारे पास -∞ से 0 fx dx ही बात कर रहा है. बेटा -∞ से 0 करेंगे तो हम जानते हैं यार यहाँ से होगा -1 से 0, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली -∞ पे तो दे ही नहीं रखा फंक्शन. मोस्ट जो लिस्ट वैल्यू -1 पे दे रखा है, तो -1 से 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4 dx आ रही है. तो बेटा 1/4 बाहर, x इसका इंटीग्रेशन होगा, और ये आएगा हमारे पास -1 से 0. बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी. तो इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी को हम इजीली निकाल सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला बोल रहा है कि x इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन -2 से 2, और हमारे पास ये बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस. तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जब भी हम जानते हैं बेटा इस प्रकार के प्रश्न दे रखा है, तो आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला पता होना चाहिए ना. तो बेटा ये आएगा b - a, है ना, और ये आता है हमारे पास a से b एंड 0 अदरवाइज. तो बेटा हम जानते हैं ये a है और ये b है ना. तो हम ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, है ना. तो बेटा b - a की वैल्यू क्या आती है ना, तो b हमारे पास 2 आ रहा, माइनस दिस, है ना. तो ये ये 4 आएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना. ये ध्यान देने की आवश्यकता है ना. ठीक है, एंड ये +2 है, सॉरी, एंड 0 अदरवाइज. अब आपसे बोला जा रहा भैया इसकी वैल्यू निकालो, है ना. जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो पहले एक काम करते हैं, इस मोड को निपट लेते हैं ना. तो बेटा x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2. तो बेटा यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं. पहला केस तो ये हो सकता है कि x - 1
ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि माइनस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 1/2। बेटा ऑब्वियसली मोड हटता है तो प्लस माइनस आता है, राइट। तो बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे, है ना। अब इसमें जब आप देखेंगे तो यार ये 1 उधर जाएगा तो x जो होगा वो 3/2 से बड़ा आ रहा है ना, 1 उधर जाएगा। जब हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, चूंकि नेगेटिव है तो मैं माइनस उधर लेके जाता हूँ। जब माइनस को उधर लेके जाते हैं तो बेटा ये आएगा हमारे पास x माइनस वन लेस देन माइनस 1/2 हो जाए ना। जब साइन को चेंज करेंगे तो ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और ये 1 उधर लेके जाएंगे तो बेटा x इज लेस देन 1/2 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन की वैल्यू इन दो इंटरवल के बीच में, है ना। मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 1/4 कब दे रखा है। देखो इसको मैं फंक्शन को रीडिफाइन करता हूं, है ना। बेटा 1/4 की वैल्यू इस केस में या फिर इस केस में दे रखी है। मतलब आप देख रहे हो यहां पे -2 से 2 के बीच में, तो ये बोल रहा है कि x अगर 1/2 से छोटा है तब हमारे पास इसकी वैल्यू इसके बराबर, है ना। तो 1/2 से छोटा मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं -2, और यहां पे 1/2 से छोटा है तब इसकी वैल्यू हमारे पास 1/4 दे रखी है। दूसरा बोल रहा है कि 3/2 से बड़ा है तब है, तो बेटा दूसरा हमारे पास ये दे रखा है कि जब 3/2 से बड़ा और 2 से छोटा है तब भी इसकी वैल्यू 1/4। आपके मन में सवाल उठेगा, सर यार इसके बीच में वैल्यू क्या है। बेटा इसके बीच में हमें दे नहीं रखी है, मतलब 1/2 से 3/2 के बीच में नहीं दे रखी, मतलब ये 0 हो जाएगा। और यहां तो अदरवाइज हमारे पास 0 आ ही रहा है। बस ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब हम क्या करेंगे, सुन इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो बेटा हमारे पास क्या दे रखा है, ये x माइनस 1, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, बेटा यहां पे क्या आएगा, ये -2 से 1/2 तब इसकी वैल्यू 1/4 दे रखी है ना। बेटा यहां तो 0 है, मतलब ही नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 3/2 से 2 में इसकी वैल्यू हमारे पास 1/4 दे रखी है। बेटा 1/4 बाहर निकाल दीजिए, ये x हो जाएगा, है ना। और ये आएगा हमारे पास -2 से 1/2, एंड इसमें ये भी 1/4 बाहर है। बेटा x इंटीग्रेशन करेंगे, 3/2 से 2 आएगा। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1/4 बेटा ये आएगा 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा, प्लस 1/4 बेटा ये आएगा 1/2। अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 5/8 प्लस 1/8 दैट इज इक्वल टू 6/8 दैट इज इक्वल टू 3/4। तो बेटा इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 3/4 के बराबर आएगी। सुन गेट के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप CSIR नेट या IIT JEM या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर ये सिलेबस में, तो भैया ये आता है, राइट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज आप कमेंट करके मुझे यहां बता सकते हैं। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG या IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुन हमारे कोर्सेज मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि iOS एंड एंड्रॉइड पे आपको मिल जाएगा। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। सुन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के जितने भी प्लेलिस्ट है वो पूरी यहां पे जाके मिल जाएगी। यहां जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।